अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 9(3) कैफ 01 का स्टार्ट करते हैं। मैंने क्लास के स्टार्ट में बच्चों से पूछा नया मुश्किल सवाल कराऊं या ये वाला ही करवा दूं। उन्होंने कहा नया मुश्किल करवाएं, लेकिन मैंने सोचा ये करवाते हैं। जब करवाया तो याद आया कि हाँ ये जरूरी था पहले करवाना और ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन आसान सवाल। मतलब आपको कैश फ्लो का हर सवाल 60-70% मार्क्स देगा इंशाल्लाह, बस ये ध्यान में रखना है। बाकी तो अभी आज तीसरा दिन है और इंशाल्लाह आप देखेंगे आज आप कंफर्ट के लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। और स्टिल इस आज के लेक्चर के अलावा भी कम से कम मेरे ख्याल में 3 लेक्चर्स इस मेथड पे और 2 लेक्चर्स दूसरे मेथड पे और एक शायद एक्टिविकेशन के लिए भी मैंने रखा हुआ है। यानी कि अभी तो 5 से 6 लेक्चर्स और इस पे लगने हैं आज के अलावा। ठीक है, तो आप खुद सोचें कि कहाँ पे पहुंच जाएगा। खैर सवाल शुरू करते हैं जी। नादिर लिमिटेड वाला, उसके बाद मैंने अमीन वाला भी करवा दिया माशाल्लाह से, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कल क्लास को हमने एंड किया था इस नोट पर कि कैश फ्लो के सवालों में, फिलहाल मैंने लिखा कैश फ्लो के सवालों में। इंशाल्लाह जब दूसरा मेथड शुरू करेंगे तो फिर मैं यहां पर लिखूंगा इनडायरेक्ट कैश फ्लो के सवालों में, और वो दूसरा मेथड डायरेक्ट मेथड कहलाता है, लेकिन उसमें से इग्नोर नहीं ना करते तो फिर वहां पे नाम बदलेंगे। फिलहाल तो हमारी जिंदगी में एक ही मेथड है। तो मैंने क्या कहा था, कैश फ्लो के सवालों में बैड डेट्स रिटर्न ऑफ को हम क्या करते हैं, इग्नोर। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से फिलहाल हम ऑप्शन 1 पे कल भी रहे, मैंने आज भी ऑप्शन 1 पे बच्चों को रखा है। एंड में कोशिश करूंगा 5 मिनट के अंदर ऑप्शन 2 अमीन वाले सवाल में डिस्कस करूंगा, फिर इसमें भी हो जाएगा, मसला नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 क्या है कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ग्रॉस डेटर्स में से माइनस कर दें और नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जाएं। ठीक है, अब हमने आज तक 2 ये उसूल सामने रखते हुए बैड रिटर्न ऑफ को इग्नोर करना है और प्रोविजन को ग्रॉस डेटर्स में से लेस करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेकर जाना है। ठीक है, हमने पहला सवाल किया, इसमें बैड रिटर्न ऑफ नहीं थे, प्रोविजन भी नहीं थी, कहानी चल पड़ी आगे। हमने कल क्वालिटी एंटरप्राइज का सवाल किया, इसमें बैड डेट रिटर्न ऑफ थे, प्रोविजन भी थी। हमने बैड रिटर्न ऑफ के लिए तो उसूल पक्का बना लिया है कि हमने बैड रिटर्न ऑफ को इस कैश फ्लो के मेथड में इग्नोर करना है। प्रूव करना मेरा काम है, इंशाल्लाह किसी वक्त कर दूंगा कि इग्नोर करके भी कैसे कैश में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल पर्चा तो पास कर लें। ठीक है, बस इतना याद है कि इस मेथड के अंदर बैड रिटर्न ऑफ को क्या करना है, इग्नोर। और प्रोविजन के लिए 2 ऑप्शन है, जिनमें से अभी तक हमने एक ऑप्शन है, वो क्या है कि प्रोविजन को ग्रॉस डेटर्स में से माइनस करो, नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में ले जाओ, ये एक ऑप्शन है। अब हमारे सवाल ने कहा था कल कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। हमने कहा अच्छा अगर है तो फिर बैलेंस शीट में कहां है, तो बैलेंस शीट में हमें कहीं नजर नहीं आई थी, जिस वजह से हमने कहा था अच्छा इसका मतलब ये डेटर्स जो इधर पड़े होंगे बीच में छुपे हुए, ये क्या है, नेट ही हो चुके हैं। तो इसलिए हमने पूरी एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि अगर प्रोविजन है और फेस पे नहीं है तो फिर पक्की बात है वो डेटर्स में से नेट हो चुकी है। जैसे एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हो रही है और वो फेस पे नजर नहीं आ रही है, तो मतलब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या किया था, इस एडजस्टमेंट को सिरे से इग्नोर किया था। ठीक है, आज के सवाल में आए, ये आपने होमवर्क में किया था। इसमें बैड डेट रिटर्न ऑफ गिवन नहीं है, लेकिन हर सवाल रिलेट होना चाहिए दूसरे के साथ। हमने कोई सवाल को रट्टा नहीं लगाना है। कॉन्सेप्ट जो होता है वो यही होता है, किसी भी टॉपिक के अंदर आप तैयार हो जाते हैं जब आप सारे सवालों को यूं बैठ के सोचते हैं अच्छा इसमें ऐसा किया था, इसमें ऐसा किया था, इसमें ऐसा किया, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सवालों को याद नहीं करते, हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उस हिसाब से हम हर सवाल को करते हैं, तो वो हमारा टॉपिक तैयार होता है ना। तो इस तरह से मैंने 2 सवाल करवाए, तीसरे पे आ गए। ठीक है, चौथा भी आज करेंगे, 5वां होमवर्क दूंगा, छठा कल मैं करवाऊंगा, 7वां कल होमवर्क दूंगा, काफी सारे सवाल हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब सवाल में उसने हमें कहा कि प्रोविजन है, प्रोविजन ट्रेड डेटर्स की मेंटेन करते हैं, इज मेंटेन्ड एट 5%। ठीक है, लेकिन बैड रिटर्न ऑफ नहीं। हमने कहा चलो शुक्र है नहीं है, होते भी तो हमने अब्दुल्ला इग्नोर करना था। ठीक है, और जो प्रोविजन है उसका क्या करना है भाईजान, सवाल में उसने लिख दिया था ट्रेड डेटर्स नेट है, मतलब नेट ऑफ व्हाट, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ जाहिर सी बात है, डेटर्स में से नेट उसकी प्रोविजन ही होती है, तो अगर नेट लिखा हो तो मतलब प्रोविजन ही होती है ना। ठीक है, वो कह रहा है प्रोविजन मेंटेन होती है तो बैलेंस शीट के फेस पे नजर क्यों नहीं आ रही है। सवाल बढ़ते जा रहे हैं ना आगे, तो जरा बेहतर होते जा रहे हैं। ठीक है ना, करीब आते जा रहे हैं, सवाल बेहतर होते जा रहे हैं। तो नेट डेटर्स यानी प्रोविजन नेट हो चुकी है, तो हमने इंशाल्लाह अभी ऑप्शन 1 को ही ऑप्ट करना है, हमने इसे इग्नोर कर देना आखिरी एडजस्टमेंट को, क्योंकि हमने नेट डेटर्स को यूज करना है। मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं आखिर में 5-7 मिनट बचा के सुबह वालों के लिए भी, उनके लिए भी पेंडिंग किया है, मैं वो ऑप्शन 2 सिखा सकूं। नहीं तो कोई मसला नहीं, बच्चे के सवाल तो ऑप्शन 1 से भी हो सकते हैं, हो रहे हैं, कर रहे हैं हम। ठीक है, और लास्ट टाइम तक मैं ऑप्शन 1 से ही सारे सवाल करवाता था और बच्चों को बता देता था ऑप्शन 2 भी है, लेकिन आई कैप ना पिछली 2 टाइम से ऑप्शन 2 को फॉलो कर रहा है। तो अब मुझे ये फीलर आता है कि बच्चों को कोई आधा नंबर या 1 नंबर इस वजह से मिस ना हो जाए बच्चों का, तो इसलिए मैं इस दफा दूसरा मेथड आपको साथ ही करवाऊंगा और फिर वो जहां अप्लाई हुआ करेगा देख लेंगे, अप्लाई किया भी करेंगे। ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं जी, फॉलो करेंगे आई कैप जी। वो बाद में बेटा, अभी कोई दूसरा मेथड हमने पढ़ा है, तो जब पढ़ा नहीं है तो फिर आपके सवाल में ये सवाल आया क्यों है कि कौन सा मेथड है। अभी तो जिंदगी में मेथड ही एक है, जब दूसरा मेथड आएगा तो वो सिखाऊंगा भी सही, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बताऊंगा कि कब आपने कौन सा लगाना है, कब कौन सा लग सकता है, कब कौन सा नहीं लग सकता, कब खामोश हो तो कब कौन सा लगाना है, कब कौन सा लगाना है, ये सारी बातें बाद में। अभी तो हमारी जिंदगी में मेथड ही एक है। मैं इनडायरेक्ट मेथड से करूंगा या इनडायरेक्ट मेथड से करूंगा, मैं इनडायरेक्ट से करूंगा या फिर इनडायरेक्ट से करूंगा, हमारे मेथड ही एक अभी तक। ठीक है, अच्छा जी चले शुरू करते हैं काम। अब सवाल शुरू हुआ जी, रिक्वायरमेंट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। मेथड को छोड़ो, अभी मेथड है ये, मैं सवाल ही वही करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो इस मेथड के तहत ये फॉर्मेट है हमारा, जो टारगेट है 1.5 मिनट तक पहुंचना है आपने इंशाल्लाह, जल्द से जल्द 1.5 मिनट में ये बन जाए। क्या नाम पता लिखा आपने, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पीबीटी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश 4-5 लाइनें खाली, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल 4-5 लाइनें खाली। आज नीचे से 2 चीजें हैं, बीच वाली लाइन भी ब्रेक भी हटा दी, क्यों टाइम जाया करें, अब नहीं बस पर्चे में बस। ठीक है, आपको समझाना था, आपको बताना था, ये बात दिमाग में बिठानी थी कि ये 2 चीजें ऑपरेशंस वाले कैश फ्लोज के बाद आती हैं, वो आपके ध्यान में बैठ गई ये बात। अब बच्चे के लिए कोई नहीं है, पर्चा फेल होने का तरीका नहीं सिखाता यहाँ पे।
तो जो कर रहे हैं बच्चे में ऐसे कर देना, टाइम बचाना है हमने, ठीक है ना। ओके अच्छा खैर, तो ये दो चीजें लेस वाली आ गई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगले सफे पे 4-5 लाइनें खाली, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 4-5 लाइनें खाली, 3-4 छोड़ देगा। खैर 4-5 लाइनें आपके लिए तो मैंने कहा हुआ है, पहला सफा और दूसरा सफा आपके परिचय में यही हुआ करेगा, मेन कैश फ्लो, और ये जो वर्किंग वन है ये आपके तीसरे सफे के ऊपर होनी चाहिए बस। तो इसलिए खुला डुला करके किया करें, आपको क्या मसला है, 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा भी अच्छी पड़ी हर एक्टिविटी में। ओके अच्छा, उसके बाद नेट कैश फ्लोस, आज मैंने इनके नाम भी नहीं लिखे बट ठीक है ना, ऊपर हेडिंग दी वेनोसी का टोटल ही है ना ये, ठीक है। तो A+B+C क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लोस। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां से उठा के लिखूंगा, बैलेंसिंग फिगर यहां पे छुपा दूंगा और घर आ जाऊंगा, वैसे मैच कर जाती है, ठीक है। उसके बाद जरूरत के हिसाब से जितने लेजर्स बने, तो ये फॉर्मेट हमने बनाया सवाल जब हमें कह रहा था कि ये वाला मेथड लगाओ। अभी तो मेथड है ये जिंदगी में, तो बस ये मेथड है। अब शुरू करते हैं जी बैलेंस शीट से। उसूल पहले वाला वही वाला, सारे आइटम्स के जिनके ओपनिंग क्लोजिंग है सारे आइटम्स के लेजर बनाएंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट टैक्स का लेजर लाजिम बनाएंगे, ये इस तरह बोल दिया करें और जहन में ये रखा करें, सिर्फ इंटरेस्ट का मतलब एक्सपेंस नहीं होगा, इंटरेस्ट इनकम भी होगी और इन्वेस्टमेंट इनकम भी होगी, ठीक है ना। वो उसूल लिखा था हमने, वो सवालों में आया भी था। खैर छोड़े, अब शुरू करते हैं काम। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, आज शेयर कैपिटल अलग है, आज तो शेयर प्रीमियम भी नजर आ रहा है हमारा दोस्त, रिटेन अर्निंग्स भी है, रिवेन सरप्लस भी है, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं काम। सबसे पहले क्या है जी, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ओपनिंग 1000 में सवाल कर रहे हैं, 10,000 और क्लोजिंग 12,000। उसके बाद नजर आ रहा है जी शेयर प्रीमियम, ओपनिंग क्लोजिंग। अच्छा इससे वैसे क्या पता लग रहा है आपको, शायद इस साल नए शेयर इशू हुए और प्रीमियम पे हुए हैं, तभी तो शायद, क्या यकीनन यही बात है। खैर चलो छोड़ो, हमें क्या। नेक्स्ट है रिटेन अर्निंग्स जी, रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग 12,440, क्लोजिंग 13,450। उसके बाद रीवैल्यूएशन, ये कितना है जी, ओपनिंग 0 है और क्लोजिंग है, इससे क्या लग रहा है पता आपको, कितना, मतलब इस साल में रीवैल्यूएशन हुई है, ठीक है। यार यहाँ पे एक और लेजर बन जाए, क्या ख्याल है, इससे अगला लोन का शरीफ सा लेजर होता है वो भी यहाँ ही बना लेते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स में ओपनिंग आ रहा है और क्लोजिंग आ रहा है, इससे क्या लगता है आपको पता, शायद लोन रीपे हुआ है। बाकी एडजस्टमेंट भी आ सकती है, कोई हो सकता है वो कोई पैसे कहे, ये ना थोड़ा साथ होकर बैठ जाए, सवाल तो इधर ही होना है, थोड़ा साथ होकर बैठ जाए। जब बच्चा कोई भी आता है अगली रोज में भी, ठीक है बेटा साथ साथ हो जाए, एक एक दो की तो जगहबाजियां बना लें सवारियों की। अच्छा जी, इतना मैं कंडक्टर। अच्छा नजर आ रहा है एंड तक ये भाई, एंड वाले भाई हजरत, ये यार हजरत आप कहाँ थे इतने दिन खड़े हो, मेरी नजर नहीं पड़ी आप पे, मेरी आए हुए थे श्योर। ओके ये नजर आ रहा है एंड पे, ये मेरे दोस्त चेक शर्ट नजर आ रहे हैं। ओके भाई इधर रफी नजर आ रहे हैं, आज तो एंड के लगाई है सर, आज तो 4 अंकों से देख रहा हूँ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स। अच्छा सुने, आपने सवाल चूंकि अटेम्प्ट किया हुआ है, वैसे मुझे हल्का फुल्का बता भी देना चाहिए था। एडजस्टमेंट 1 में कहता है शेयर इशू हुए हैं, मतलब शेयर कैपिटल से रिलेटेड यहाँ पे एडजस्टमेंट है। 2 में कहता है एसेट बिका है, लेकिन ये एडजस्टमेंट इत्तेफाक से अदर रिसीवर्स को भी हिट कर रही थी, इसलिए मैं उसके साथ लिखूंगा पॉइंट 2। फिर डेप्रिसिएशन गिवन है, फिर एडजस्टमेंट 4 में कहता है इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेबल इतना है, और ये एडजस्टमेंट एक्रूज अदर पेबल्स को हिट कर रही थी। आपने सवाल चूंकि किया हुआ है, लेकिन जाहिर है सवाल तो सारा करना है, तो 1 by 1 हर एडजस्टमेंट को देखेंगे, बात पूरी करने दो। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है जिसको हमने फिलहाल क्या करना है, इग्नोर। जी बोलो बेटा, वो मैंने सवाल में डिस्कस करना है जब तो तभी सामने आएगा ना, अभी तो मैंने कहा ये चीजें हैं। अभी 1 by 1 हर एडजस्टमेंट को करेंगे, सारा सवाल पूरा करेंगे, फिर एंड पे सवाल पूछना अगर रह जाए तो, ठीक है। हाँ क्योंकि ये एडजस्टमेंट तो मैंने से बताया कि हैं, अभी ये इसमें क्या है, कैसा है, क्यों है, इसकी तैयारी वैसे कल कराई थी, कल आए थे, इसकी तैयारी कल कराई थी। कल के सवाल में उसने बोला हुआ था इंटरेस्ट पेबल है और शामिल है फलां जगह पे, मैंने उसको ब्लैक किया था और मैंने कहा था अगर ना हो वो इंशाल्लाह आज दोबारा करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, बारी आती है। फिलहाल तो फटाफट ये काम कर लें। मैंने इसलिए जरा एडजस्टमेंट पढ़ाई थी कि इसको बेड नंबर जो आएगा उस पर लेके आना है, ठीक है। बेड नंबर 6 ही बन रहा है मेरा, ठीक है ना, इसको बेड पे लेके आना है। मरीज है, इसका लेजर ये तो आगे चल पड़ा, इसको भी आपने पाक साफ करना है जरासीमों से, फिर लेकर जाना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है ना। तो तरतीब से चलते जाते हैं हम, यहां तक हम पहुंच गए थे। आगे क्या आ रहा है, ट्रेड पेबल्स। कोई एडजस्टमेंट ट्रेड पेबल्स को हिट तो फिर तो मुफ्त के नंबर हैं, सॉरी जी। ट्रेड पेबल्स कहां जाएंगे, लेजर में, वर्किंग 1 में, श्योर ना। क्या है जी ट्रेड पेबल्स। अच्छा जी, ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी है, बोलते तुम भी रूटीन में हो, ये 7 वाले को क्या बोलूंगा। हाँ अच्छा, ट्रेड पेबल्स क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या हो रहा है, कमी या ज्यादती बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़े तो दूसरा इंपैक्ट कैश कितने थे 500 पॉजिटिव। लो 1-2 दिन तक ये लिखना भी छोड़ देंगे, एग्जामिनर को लगेगा हमने रूल याद किया हुआ है, हमने जुगाड़ लगाया हुआ है, 1 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रूड एंड अदर पेबल्स। एक्रूड एंड अदर पेबल्स को हिट कर रही है एडजस्टमेंट 4, तो हम कहेंगे चलो आओ आपके जिन कटे यहां पर, और यहां एक्रूअल्स बेड नंबर 6 पे ले आओ इसको। ओके बेड नंबर 7, मरीज गलत जगह पे लेके जाना। एक्रूअल्स, ओपनिंग्स क्या, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग एज पर क्वेश्चन जी 660। इंशाल्लाह जब एडजस्टमेंट करेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या हिट हो रहा है, क्यों हिट हो रहा है, कैसे हिट हो रहा है। अभी तो सिर्फ डाटा लिख रहे हैं। ओके
उसके बाद नंबर 8 यहाँ पे, लेकिन चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? टैक्स लायबिलिटी। टैक्स का तो लाजमी लेजर बनता है, ये पेएबल है, लेकिन हम पेएबल का लेजर नहीं बनाते, हम तो एक कंबाइंड लेजर बनाते हैं। टैक्स एक्सपेंस का उसी में एक्सपेंस, उसी में कैश, उसी में पेएबल, प्रीपेड वगैरह, ठीक है ना। तो वर्किंग 8 हमारी आएगी टैक्स की, टैक्स एक्सपेंस जी, और पेएबल की बता रहा है कितना, ओपनिंग पेएबल और क्लोजिंग पेएबल 6, ठीक है जी। नेक्स्ट, खत्म कहानी इधर, अब इधर आ गए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नेट है, बुक वैल्यू है। आज एक बात बताऊंगा, बल्कि अमीन वाले सवाल में सिखाऊंगा। अगर मुमकिन हुआ करेगा सवाल में तो हम कॉस्ट और एक्यूमुलेशन को अलग किया करेंगे, वो कैसे करेंगे वो वहां सिखाऊंगा, लेकिन यहां मुमकिन ही नहीं है ना। कल वाले सवाल में मुमकिन था, पहला सवाल परसों वाला जुनेद जंजुआ, उसमें उसने अलग अलग दिया था, सुकून एसेट अलग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग, ठीक है, हमने भी अलग रखा। कल वाले सवाल के अंदर मुसीबत पड़ गई, कहीं पे कोई डाटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग से गिवन नहीं था कि ओपनिंग क्लोजिंग किस तरह से हम निकाल लें, हम एसेट की कॉस्ट अलग रखें, एक्यूमुलेशन अलग रखें, तो मजबूरी में हमने एसेट अकाउंट किस पे बना लिया था, बुक वैल्यू पे। आज भी ऐसा ही है, आज भी पूरा सवाल मैंने गो थ्रू तो करवाया ही है, कहीं पे ऐसा डाटा नहीं अवेलेबल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग क्या है कोई पता नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं है, तो आज भी मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, पीपीई को बुक वैल्यू पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पीपीई का लेजर बनेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग बताइएगा 15800, क्लोजिंग 2121400। नेक्स्ट है जी स्टॉक इन ट्रेड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सुकून से मुफ्त के नंबर लो, वर्किंग कैपिटल आइटम है, लेके जाएंगे, चेंज देखेंगे, जुगाड़ लगा के नंबर ले लेंगे। तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए चेंज बढ़ा है या कम हुआ है इन्वेंट्री का बैलेंस? इन्वेंट्री ये क्या लिखा हुआ है, बस लफ्ज यही लिख लिया करो जो बैलेंस शीट में उससे लिख के दिया हो, ठीक है। स्टॉक इन, अब ये स्टॉक इन ट्रेड एसेट है, ठीक है जी। क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एसेट कम हो तो क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कैश में होगा, डेबिट कितना 150, बड़ा पॉजिटिव काम चल रहा है। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यानी प्रोविजन गिवन तो है, लेकिन मैंने कहा हुआ है ऑप्शन 1, बैड डेट तो सवाल में है ही ना, रिटर्न ऑफ, और प्रोविजन के लिए भी 2 ऑप्शन है, जिनमें से दूसरा मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बताया नहीं, पहला ऑप्शन क्या है, प्रोविजन को ग्रॉस डेटर्स में से लेस करो, नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जाओ। अब ये काम करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये काम ऑलरेडी हुआ पड़ा है, डेटर्स के साथ लिखा ही क्या हुआ है उसने, नेट, मतलब नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट ऑफ प्रोविजन, डेटर्स है तो नेट ऑफ प्रोविजन होंगे, तो ये ऑलरेडी नेट है, तो इसलिए मैंने इस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देना और इसको उठा के ले जाना है आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, ठीक है। और ये बढ़ रहे हैं जो मुझे नजर आ रहा है, तो लफ्ज क्या लिखा, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा इंपैक्ट कैश में हो जाएगा जी, कितना 94, बस ऐसे ही मैं खुश हो रहा था, पॉजिटिव कड़ाका निकल गया जरा ऐसे। नेक्स्ट जी, क्योंकि हमने नेट डेटर्स ले लिए, वैसे ये जवाब कोई नहीं पता, मैं तुम्हें देता हूँ, तुमसे ऐसे ही पता नहीं, तसल्ली के लिए सवाल करते हो और मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ जी। I'm just joking जी, बेटा मजाक कर रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ, शुक्र है। मैं कह रहा जी, वो मैं अभी कह के आया हूँ आपको थोड़ी देर पहले, कल वाला सवाल, एक सवाल नहीं था, कल वाला सवाल था, कल वाले सवाल में उसने नेट नहीं लिखा था, लेकिन वो कह रहा था प्रोविजन है, तो मैंने कहा अगर है तो फिर कहाँ है, ये मैंने कल बताया था, उन्होंने कहा प्रोविजन है ना, अगर प्रोविजन है तो बैलेंस शीट में नजर आनी चाहिए ना, तो गलती नहीं अज्यूम कर लेते कैश फ्लो के सवाल में, सब कुछ हुआ पड़ा होता है, फिलहाल नेट लिखा हुआ है, ओके। ये कल बात हुई है वैसे, कल की क्लास के एंड पे जो 12 मिनट अलग किए हुए हैं ना, उनको दोबारा सुन लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये कल वाली बात है, लेकिन फिलहाल तो नेट है, ओके। नेक्स्ट क्या बचा, अदर रिसीवेबल्स, इनके जिन कटने हैं, ये बीमार हैं, इन बीमारों को इधर ले आए। नंबर 10 क्या है, अदर, ये भी मैं बताऊंगा बीमार क्यों, फिलहाल तो मैं डाटा लिखता जा रहा हूं। सवाल चूंकि आपको होमवर्क में दिया था तो थोड़ी सी लिबर्टी ये है मुझे कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और कह रहा हूं चलो एडजस्टमेंट आएगी तो समझाऊंगा, ठीक है। सवाल आपने पढ़ा होगा, तो क्लोजिंग और ओपनिंग एज पर क्वेश्चन, या तो मैं शरीफ आदमी समझता हूं, बता दूं मैं, अब मेरी ये सोच ना बदलो। एज पर क्वेश्चन 800 और 2300, वाह वाह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है माशाल्लाह, 800 2350, और कैश एंड बैंक है, ये चला जाएगा, सुभान अल्लाह, तो एक ही है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसलिए मैंने वर्किंग यहाँ बना दी थी, थोड़ी जगह बच गई थी। कैश एंड बैंक कितना है जी, ओपनिंग 3204, 2300, क्या गलत है, इनकम स्टेटमेंट को मत भूलना, श्रिंक हो गई है। जुनेद जंजू वाले सवाल में कहानी शुरू हुई थी, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सारा कुछ। कल सवाल आया, उसके अंदर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से शुरू हुआ, फिर इंटरेस्ट, फिर उसके बाद अदर इनकम, फिर उसके बाद है थोड़ा सा बड़ा काम कम हुआ था थोड़ा सा। आज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स प्रॉफिट, अभी कल इंशाल्लाह सवाल करेंगे, उसमें पैड गिवन होगा। हमें दोनों चाहिए होते हैं, ये दोनों हमें रिक्वायर्ड है। सवाल के अंदर
पैट भी हमें चाहिए, पीबीटी भी चाहिए। पैट जाता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में और पीबीटी जाता है हमारा जहां से हम स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब यहां पे मैं लिख के लाया हूं आपके लिए कि पीबीटी जाता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर पैट जो है वो पैट जाता है रिटेन्ड अर्निंग में, और ये टैक्सेशन क्या है, टैक्स एक्सपेंस, ये टैक्स के लेजर में जाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें भी जहां पहुंचानी है वहां पहुंचाएं ताकि फिर हम एडजस्टमेंट को शुरू करें। चले, मैंने तीनों को टिक कर दिया, मुझे बताएं पीबीटी कहां जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट है 8955। हमने कोई सवाल डिफरेंट तरीके से नहीं करना, बस यही होता है बस, और क्या होता है। उसके बाद पैट, उसके बाद टैक्स एक्सपेंस है। क्या है जी, टैक्स एक्सपेंस है। टैक्स एक्सपेंस टैक्स के लेजर में जाना है। टैक्स का लेजर ये है, एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस किस तरफ नजर आता है, नहीं ये मुझे कभी नहीं याद रखना, मुझे तो हमेशा ये याद रखना होता है हम एक्सपेंस की पेमेंट करके सोचा करेंगे। एक्सपेंस की अगर पेमेंट हो तो एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यानी एक्सपेंस के लेजर के अंदर कैश डेबिट साइड पे आता है, तो फिर दूसरी चीज यानी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस वाला वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और अगर यही इनकम का लेजर हो तो कैश इस तरफ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाली इनकम इस तरफ। तो हमेशा कैश से सोच लिया करो, कोई मसला कभी भी नहीं होगा जी। 2945, अच्छा 45। आपको नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि एनक वाला भाई बोल रहा है, आपको नजर आ रहा है कि यहां से कैश निकलेगा जिसके सफेद फ्रेम है, और वो बाद में निकालेंगे भी सही, लेकिन फिलहाल चलने देते हैं, सवाल का डाटा पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स में आके हमने यहां पर लिख लिया पैट, कितना जी, तो जी सवाल का डाटा हो गया मुकम्मल। अब है एडजस्टमेंट्स, ठीक है, किसको कर दो, मैं तो एंड पे अब एक बार बैलेंस करूंगा सारों को, तो उस वक्त पोस्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। शुरू करते हैं जी। शेयर्स इशू ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। कहता है जी इस साल में हमने शेयर्स इशू किए हैं, इशू कर दिया हमने शेयर्स, जिसमें मार्च में 10% बोनस शेयर्स इशू किए हैं और जुलाई में राइट शेयर्स, यानी कि पहले मुफ्त वाले शेयर्स बांटे हैं, फिर पैसों के शेयर्स इशू किए, पैसे मिले हैं जिन पे, ऐसे ही है, बोलो। अच्छा, अब मेरा सवाल जिसका देंगे आप लोग जवाब, ये सवाल है 1 रुपए के लिए, 1 रुपया लबड़े को नहीं, रहने दो, ठीक है, कौन लबेगा। बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती है, शेयर प्रीमियम, चलो ठीक है, डिविडेंड डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। और ये डिविडेंड को भाई ने कहा, क्योंकि ये बोनस शेयर्स हैं तो भाई ने कहा, बताया भी नहीं हुआ इन्होंने कि ये एज डिविडेंड बांटे हैं, तो इसको आप शेयर प्रीमियम में डेबिट कर दो, ठीक है, ये भाई हारून का कहना है। लेकिन इधर मुर्तजा भी बैठा हुआ है, अहमद भी, अब्दुल्ला भी है, इन लोगों ने एतराज कर दिया हारून, वो ये कह रहे हैं कि साल के शुरू में तो कोई शेयर प्रीमियम पड़ा ही नहीं था, इसका मतलब ये प्रीमियम जितना भी है ये इस साल शेयर इशू होने पर आया होगा, ठीक है, ये इस साल शेयर इशू करने पर आया होगा ना, साल के पहले दिन तो ये प्रीमियम पड़ा नहीं है। अब इस साल जो शेयर इशू हुए हैं जिन पे प्रीमियम आ सकता है वो ये मार्च वाले हैं, ये तो मुफ्त में बांटे हैं, इसका मतलब ये प्रीमियम अगर आया भी है तो जुलाई से पहले तो नहीं आया, यानी जब मार्च में आपने ये मुफ्त के शेयर्स बांटे तो माना सवाल खामोश था, आपका दिल कह रहा था कि एज डिविडेंड नहीं लिखा, शक में पड़ गए कि इसको रिटेन्ड अर्निंग्स में डालें या शेयर प्रीमियम में डालें, ये सोचना आपका बनता था, लेकिन उसने इसलिए डेट्स देकर बताया भाईजान जब आपने शेयर्स बांटे हैं मुफ्त में तब शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट करता ही नहीं था, तो अगर शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या मुफ्त में शेयर्स बांटे ही ना, हम तो रिटेन्ड अर्निंग में से डेबिट कर देते होते हैं, इवन के शेयर प्रीमियम कम पड़ता था तो बाकी भी रिटेन्ड अर्निंग से यूज करते थे। इसका मतलब ये हुआ हाइब्रिड गर्ल्स, ये को टाइम नहीं आने का बच्चों, हम इसको कहां कर देंगे डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स। आप बताओ, नहीं आपको बताने दो ना यार उनको भाई, हाँ तो फिर ये मुझसे क्यों सुनना चाह रहे थे तसल्ली के लिए। जुलाई में शेयर्स इशू हुए तो जुलाई में ही शेयर प्रीमियम आया होगा ना, ओपनिंग में तो पड़ा नहीं है, और शेयर्स पैसों वाले सिर्फ जुलाई में इशू हुए हैं, तो उससे पहले कोई नहीं था, ठीक है, क्लियर क्लियर। अच्छा जी, अब अगली बात है फिगर निकालनी है, 10% को हमने लगाना है शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे, और वो है 12,400 12,400 है। दौराने साल बहुत कुछ हुआ है, ये ओपनिंग था, इसके बाद बोनस शेयर्स इशू होकर यहां शेयर्स बड़े होंगे, फिर राइट इशू हुआ तो यहां शेयर्स बड़े होंगे, और ये क्लोजिंग निकला हुआ है, तो क्लोजिंग पे कभी नहीं रेट लगाना था, आपको हमेशा लेटेस्ट बैलेंस लगाना होता है। और अगर आप मार्च में खड़े होकर बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं तो मार्च में तो लेटेस्ट बैलेंस, ये ओपनिंग 10,000 होना था, ठीक है, किसने घर पे 12,400 लिया था, ईमानदारी से बताएं। अच्छा आइंदा तो नहीं लेंगे, ओके जी, तो ये 10,000 आप लोगों के साथ जज्बा खैर सगाली के तौर पर मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, 12,400, ओहो ये नहीं लेना था, इंटू, ताकि आप लोगों को भी याद रह जाए जी, 1,000 और 1,000 एंट्री फरमाइए, क्योंकि अगर ये एंट्री आपने ना फरमाई, ये एंट्री अगर आपने ना फरमाई तो यहां रिटेन अर्निंग डेबिट होकर यहां शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो जब एंड में बैलेंसिंग करेंगे तो शेयर कैपिटल बता रहा होगा अकाउंट कि 2400 के पैसे, 2400 रुपए घर से आए हैं उनके, हालांकि 2400 नहीं आए, तो साथ वाले से भी पूछते रहते हो, उसको भी तंग करते रहते हो जी। शेयर्स इशू किए हैं मुफ्त वाले, उनके पैसे नहीं आते तो उसकी एंट्री करोगे तो बाद में कैश सही निकलेगा ना, तो जरूरी है ना ये एंट्री करना फिर, ठीक है, इसलिए उसने डाटा दिया हुआ है। अब एंट्री है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कितने से, 1,000 से, और शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से, 1,000 से। यहां पे हमने लिख दिया रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, यहां पे लिख लो बोनस, यहां पे सरप्लस लिखना, यहां पे भी बोनस ही लिखो,
शेयर कैपिटल, ये क्या है? बोनस। ठीक है, यहां पे छोटी सी वर्किंग कर दो, वो एंट्री थोड़ी पर्चे में करके आनी है आपने। ये 1000 वहां या यहाँ पे कर लिया जी। 10,000 रुपए का शेयर कैपिटल पड़ा है, यहां नजर भी आ रहा है नजर ऐसे इनटू 10%, क्योंकि यही कॉलम हम बनाते थे ना, ऊपर शेयर कैपिटल को देखते थे और फिर नीचे डिविडेंड परसेंटेज लगाते थे, तो मैंने कहा जरा यहीं पे वो वर्किंग कर दें। ठीक है, तो ये वर्किंग करके आपने बताया कि ये हमारे 1000 रुपए के निकालने का तरीका। ठीक है, एंट्री हो गई थी बोनस इशू की। अब अगली बात आपको नजर आ रही है, 1400 रुपए शेयर कैपिटल में से कैश निकलना है, 1400 शेयर प्रीमियम में से। मतलब अगर आप 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर 20 रुपए में इशू करोगे तो कैश 20 आएगा। बोलो, शेयर कैपिटल में 10 क्रेडिट होगा, शेयर प्रीमियम में 10 होगा, ये कुछ ऐसी ही बात निकलेगी इंशाल्लाह। लेकिन हमें इससे क्या, कितने शेयर इशू हुए, कितने के हुए, हमारा तो कैश क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बहरहाल राइट शेयर्स इशू हुए हैं, शेयर्स इशूड, राइट शेयर्स इशू हुए हैं। राइट शेयर इशू हो तो कैश आता है, कैश आता है तो कैश यहाँ पे नजर भी आता है, वो इंशाल्लाह नजर आएगा वैसे जब एंड पे बैलेंस करेंगे। ठीक है ना? ओके, एडजस्टमेंट 1 इज ओवर टिल नाउ। अगर वो बताते इतने शेयर इशू किए हैं, इतने रुपए के किए हैं, फेस वैल्यू ये थी, तो फिर हम वो एंट्री भी कर सकते थे, फिर वो एंट्री भी कर लेते, फिर वो एंट्री करते हो सकता है फिर बैलेंसिंग कुछ निकलते ही ना इन लेजर्स में से। लेकिन ऐसा डाटा नहीं गिवन, तो एंड पे फिर हम बैलेंसिंग निकालेंगे तो वो फिगर हमारी निकल आएगी। ओके, अच्छा जी। ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट कॉस्टिंग 9500 एंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 5200 वाज डिस्पोजल अकाउंट आ गया ना? ये ऐसे ही आता है डिस्पोजल अकाउंट। जैसे ही डिस्पोजल अकाउंट आता है, आपको मैंने कहा था आपने वहां से पलट के इधर झपटना है, डिस्पोजल अकाउंट बना देना। ठीक है, फिर पलटना कहा था मैंने, है ना? अच्छा, ये भी याद है तुम लोगों को? तो जो मैंने कल रूल लिखवाया था वो याद नहीं है, पलटना याद है तुम्हें? स्टेप 1 एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकाला करते थे। स्टेप 2 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्विटेशन अकाउंट में से उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाला करते थे, जो कि बिल्कुल निकल सकती है अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो कितनी आती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वैसे बाय द वे? तकरीबन क्या कैलकुलेटर कर लो, तकरीबन 40। अच्छा, अब परसों हमें एसेट और एक्विटेशन का अकाउंट अलग मिला था, तो हमने एसेट अकाउंट में से कॉस्ट को निकाला था, अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट में से उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को निकाला था। कल मामला क्या हुआ था? कल हमें बुक वैल्यू गिवन थी, लेकिन कॉस्ट होती भी तो हम बुक वैल्यू निकालते, क्योंकि एसेट अकाउंट किस पे था? बुक वैल्यू पे, तो निकलनी ही क्या थी? बुक वैल्यू। आज भी कुछ ऐसा ही है, आज भी एसेट अकाउंट मजबूरी में किस पे बना हुआ है? तो मुझे ये 9500 सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करने के लिए दिया गया था और इसका कोई काम नहीं था। ठीक है, हाँ, ये 5200 हमारा 5200 रुपए वाला एसेट, बुक वैल्यू जिसकी 5200 है, वो बिका है 4800 का। डिस्पोजल जाहिर है पीपीई बुक वैल्यू पे बन रहा है, तो डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू ही इधर से क्रेडिट होनी है 5200। ये एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हो गया और डिस्पोजल अकाउंट पे बोलो 52, और आज ये पीपीई से फिर क्या है? कल की तरह से बुक वैल्यू, परसों की तरह से यहां पे कॉस्ट नहीं आई। ठीक है, सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं ना रोज बरोज। अच्छा, अब ये बिका कितने का है? वॉज डिस्पोज ऑफ फॉर, तो थोड़ी देर के लिए मुझे लिख लेने दें, बोलिएगा मत। ठीक है, 4800। ठीक है, अब नजर आ रहा है हमारी 52 रुपए वाली चीज कितने की बिकी है? लॉस है। ठीक है, लॉस इधर बैलेंसिंग आता है कितना? अभी नोट ना करिएगा प्लीज, लेट मी फाइनलाइज दिस वर्किंग, वंस इट इज फाइनलाइज्ड देन यू कैन नोट इट डाउन। ओह, इंग्लिश इज कमिंग फास्ट टू मी। अच्छा, अब अगर एडजस्टमेंट इतनी ही होती, जो आगे ब्लैक्स है वो नजर ना आ रहा होता, वो होता ना सवाल में, नजर तो भी नहीं आ रहा, वो सवाल में ना होता तो बस एडजस्टमेंट खत्म थी। हमने इस लॉस को जाके नॉन कैश में उल्टा देना था, और ये कैश 4800 रुपए का कैश ये हमने रिकॉर्ड करना था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाके एज अ कैश इनफ्लो। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त जो अभी दाखिल हुए, पता क्या हुआ आज वो ये कह रहा है एन एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 52 वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 4800 ऑफ विच, यानी कि 4800 में से ऑफ विच 1800 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब पेबल। आउटस्टैंडिंग का मतलब तो पेबल होता है ना, मतलब पेबल होता नहीं है। आउटस्टैंडिंग को देखो लगा किसके साथ हुआ है, हमने एसेट बेचा है 4800 का बेचा है, 1800 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब रिसीवेबल है। ठीक है, इसका मतलब थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें अपनी एंट्री में। ये कैश का अकाउंट है जिसका ओपनिंग क्लोजिंग शायद गिवन है, लेकिन मुझे नहीं पता और क्या क्या इसमें डेबिट हुआ, ये मैंने वैसे ही नजर बना लिया था आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत कुछ डेबिट्स होते हैं, बहुत कुछ क्रेडिट्स होते हैं, हमें क्या पता कौन कौन से डेबिट्स क्रेडिट्स हुए हैं। ठीक है, मैं सिर्फ कैश इसलिए ओपन करके लाया, मैं जरा आपको एंट्री लिख के दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, बचपन में आपको सिखाया था जब डिस्पोजल आई 16 में कि फर्स्ट स्टेप एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, एक्युमुलेशन में वो डेबिट हो जाता है, कॉस्ट डेबिट हो जाती है। ठीक है, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी डिस्पोजल अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है, तो डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा हो तो ये दोनों स्टेप मर्ज हो जाते हैं और एसेट अकाउंट से बुक वैल्यू निकलती है और वो बुक वैल्यू डिस्पोजल में डेबिट हो जाती है। ये स्टेप 1 और 2 थे। स्टेप 3 हमने क्या सीखा था? बचपन की बात है, देखो कहां पहुंच गए आप लोग आज। उस दिन आप डिस्पोजल सीख रहे थे जब पहली बार, है जी, स्टेप्स लिख रहे थे अंग्रेजी में, तो अल्लाह का शुक्र किया करो। अच्छा, तो स्टेप 3 हमने क्या बोला था? वी विल रिकॉर्ड कैश, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एसेट बेचा है तो कैश आया है, कैश आया है तो कैश का अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। कैश का अकाउंट हुआ डेबिट,
और डिस्पोजल अकाउंट हो गया क्रेडिट। ये सीखा था ना, ऐसे ही है ना। अब ये बात तो थी अगर सारा कैश आ गया होता, लेकिन आज क्या कह रहा है वो? आज वो कह रहा है हमने 4800 का ये बेचा है जिसमें से 1800 अभी तक रिसीवेबल है। इसका मतलब ये 4800 तो कैश रिसीव ही नहीं हुआ। इस 4800 में से 1800 अभी रिसीव नहीं हुआ, तो जो कैश है फिर वो तो 3000 ही रिसीव हुआ ना। अच्छा लिख ले यार, तेरी मेहरबानी लिख ले। कितना जी? यानी कि जो स्टेप 3 था। अच्छा अगर मिसाल के तौर पे हम ये एसेट बेचते और 1 रुपया रिसीव ना होता तो क्या बेचते ही ना, क्या एंट्री ना करते? उससे कैश क्या जाता? रिसीवेबल। कैश कुछ भी ना आता, सारा रिसीवेबल का। जब रिसीवेबल आता तो रिसीवेबल क्रेडिट करके कैश डेबिट उस वक्त कर लेते, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ? मिक्सअप था। क्या था? मिक्सअप था दोनों का, ठीक है। वो कह रहा है 3000 कैश आया, यानी कि हम यूं कहेंगे स्टेप 3 वाला कैश कितना आया? तो 3000 से कैश को डेबिट करो और डिस्पोजल को क्रेडिट करो। बाकी 1800 भी तो आ जाएगा, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा इसको? लेकिन इसकी एंट्री भी तो वैसे ही करो ना, इसकी एंट्री भी तो वैसे ही करो ना कि एसेट बेचा है, कैश आया नहीं, आ जाएगा। तो रिसीवेबल फॉर प्लांट है, प्लांट है बोलो। रिसीवेबल फॉर प्लांट नाम का अकाउंट ओपन करो और रिसीवेबल डेबिट कितने से? 1800 से। और डिस्पोजल क्रेडिट कितने से? तो अगर पुरानी एडजस्टमेंट होती थी तो उसमें 4800 सारा कैश आ जाता था। ये भी हो सकता था कि सारा 4800 रिसीवेबल होता, लेकिन आज क्या हुआ? 4800 का एसेट बेचा, कुछ कैश आ गया, कुछ कैश आ जाएगा, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिखा? डिस्पोजल। अच्छा अब ये जो मैंने साथ आपके कैश का लेजर बनाया ना, कैश फ्लो के टॉपिक में हमने कभी भी नहीं बनाना होता, हम तो कैश ओपनिंग क्लोजिंग उठाते हैं। वैसे आपकी डबल एंट्री जरा नजर आ जाए आपको कि ये कैश ये नजर आ रहा है और ये रिसीवेबल डिस्पोजल अकाउंट वाला वो ये नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने एंट्री इस तरह से वो कैश इसलिए बना दिया था, ठीक है। अब डिस्पोजल का अकाउंट हो गया मुकम्मल, ठीक है। इसमें से मुझे 2 चीजें चाहिए होती हैं, मतलब कि वो निकल आई हैं। गेन या लॉस भी चाहिए होता है और कैश भी चाहिए होता है। ये मुफ्त के नंबर तो लें, फिर अगली बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो लॉस को उठाएंगे, कैश को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, प्रॉफिट की फिगर तक आते आते लॉस लेस हो चुका है, ऐड कर देंगे लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट। ये हमने खुद निकाला है ना, बैलेंसिंग 400 निकाला है, तो वर्किंग नंबर 11 में यहां पे लिख दो। अगर आपने वर्किंग सर हमें तो जुबानी पता लग रहा था, जुबानी पता लग रहा था, उसको नहीं पता होता, फिर ब्रैकेट में लिख देते कम से कम 5200 माइनस 4800 करके मैंने 400 निकाला है। अगर वो वर्किंग आपने नहीं करनी चाहिए, मिसाल देखो, ठीक है। लेकिन 400 सवाल में नहीं गिवन था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो निकाला है आपने, या वो वर्किंग का रेफरेंस हो या यहाँ ब्रैकेट के अंदर वर्किंग करके दिखाओ, ठीक है। ओहो सॉरी। और दूसरा काम क्या कर लो? कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट। अब ये भी सवाल में गिवन कोई नहीं था। हाँ यहां पे भी कर सकते थे आप, 4800 माइनस 1800 इज इक्वल टू 3000 जी, ये रिसीव हुआ है। लेकिन अब मैं बार बार क्यों करूं? एक काम मैंने यहां कर दिया ना, तो मैं एग्जामिनर को कहूंगा भाईजान अगर आपने ये 3000 भी देखना ना कैसे निकला है, तो आप हमारी वर्किंग 11 में जाकर देख लें, वहीं पे आपको 400 मिल जाएगा, वहीं पे आपको 3000 भी मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे हमने 3000 इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो रिसीव किया, ठीक है। यहां तक कोई मसला आगे से शुरू होता है, यहां तक तो मसला था ही नहीं, मसला शुरू होता है अब। ऐसे सबकी तवज्जो चाहिए। मेरा सवाल 1800 के बारे में वो क्या कह रहा है? सेटल आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी तक रिसीवेबल है, इसका मतलब कुछ कैश रिसीव नहीं हुआ ना। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ओपनिंग 0 था, नहीं ओपनिंग तो कुछ था। 800 कहां से आया? ओपनिंग कहां से आया? ऐसे ड्यूरिंग द ईयर बिका है, ऐसे ड्यूरिंग द ईयर बिका है, तो इसका ओपनिंग इस बिकने वाले का रिसीवेबल कैसे ओपनिंग में आ सकता है? नेवर। हाँ क्लोजिंग में सारे का सारा 1800 आ रहा है, उसकी वजह क्या है? वो कह रहा है स्टिल पेबल है, रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो स्टिल क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग 0 था, क्लोजिंग 1800 है, ठीक है जी। कैश कुछ भी नहीं आया, कैश आया था तो यहां थोड़ा ही पड़ा होता। अब इसमें कोई शक है आपको कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल है? इसमें कोई शक है तो बताएं। भाई एक मिनट भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये स्टिल रिसीवेबल है? तो लेजर तो ऐसे ही बनेगा ना। एक चीज अभी तक अगर रिसीवेबल है, ओपनिंग में नहीं थी, क्लोजिंग में है, तो इसका लेजर ऐसे ही नहीं बनेगा। जैसे आपका ये ओपनिंग सरप्लस है, ये क्लोजिंग है, इसका लेजर बनाओ तो ऐसे ही बनेगा ना। एक मिनट इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। आपका ये ओपनिंग एसेट है, ये क्लोजिंग है, तो इसका लेजर ऐसे ही बनेगा ना। ऐसे ही अगर आपका ओपनिंग रिसीवेबल है, पेएबल है, तो ये लेजर तो ऐसे ही बनेगा ना। अब इसका मतलब रिसीवेबल तो है या नहीं है? अब अगर ये रिसीवेबल है तो लब्बो फिर किधर है? अब हम बैलेंस शीट में ढूंढने आए। ओ भाई काले कपड़ों वाले भाई, क्या देख रहे हो? अब तुम्हारी एडजस्टमेंट आई हुई है, अभी तुमने थोड़ी देर बाद कहना है कि भाईजान ये किस तरह हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, जरा चुप करना भाई, बताओ मैंने क्या कहा अभी? इसका मोबाइल ले लो जो झोली में से रखा हुआ है, ले लो इसको, मुझे दे देना, जमा कर लो, पहुंचा दो आगे, पहुंचा दो। अगला वापस कर दिया था बच्चे का मैंने, तुम्हारा था। इसको मुद्दा रखो। ओके अब सुने, मैं याद कर रहा हूं, यहां कहां से आपने छोड़ा था? कब से मोबाइल में लगे? यहां तक थे साथ? सही से बता दो ताकि मैं समझाऊं। प्लीज जल्दी करो, टाइम नहीं है। ये रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल है अभी तक। ओपनिंग में रिसीवेबल कोई नहीं था प्लांट का, क्योंकि प्लांट ड्यूरिंग द ईयर बिका है। क्लोजिंग में रिसीवेबल क्यों है? क्योंकि वो कह रहा है 1800, इस 4800 में से अभी रिसीवेबल है। अब मैं ये कह रहा था कि ये ओपनिंग 0 क्लोजिंग 1800 है, इसमें कोई शक? यानी ये एक रिसीवेबल है हमारे पास 1800 का। अब अगर ये रिसीवेबल है तो बैलेंस शीट के अंदर इसको ढूंढना पड़ेगा ये कहां है। अच्छा होता फेस पे लिख देता,
या उससे कम दर्जे का अच्छा होता, इस एडजस्टमेंट के अंदर आगे लिख देता इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एंड इज इंक्लूडेड इन अदर रिसीवेबल्स। लाइक कल वाला सवाल, लेकिन मैंने कल वाले सवाल में इसी की तैयारी करवाई थी। मैंने कहा था वो कह रहा है रिसीवेबल है, लेकिन आगे उसने बताया नहीं कहां पड़ा है। अब फेस पे भी नजर नहीं आ रहा, तो जहां ऑब्वियस लगेगा वहीं पे ही डालोगे ना। पीपीई के अंदर ऑब्वियस है, पीपीई में बड़ा होगा। हाँ अच्छा सॉरी स्टॉक में, डेटर्स में, अच्छा कैश एंड बैंक में, तो बचा ही क्या? अदर रिसीवेबल्स। क्योंकि उसने बोला रिसीवेबल है, अगर है तो कहां है? तो मैंने कहा सबसे पहला, सबसे अच्छा, सबसे मुनासिब तरीका क्या था? फेस के ऊपर लिखा होता रिसीवेबल फॉर प्लांट। लेकिन अब बड़े हो गए, बैलेंस शीट के अंदर इतनी चीजें नहीं लिखते हम, यहाँ पे चीजें नेट कर देते हैं। अदर रिसीवेबल्स में और भी बहुत कुछ पड़ा होगा। अदर पेबल्स, वो जो एक्रूअल्स पड़े थे, क्या उसके अंदर क्या उसमें रेंट पेबल पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी पेबल पड़ा है, सैलरी पेबल पड़ा है, बहुत सारे पेबल पड़े होते हैं, इंटरेस्ट पेबल भी आज पड़ा हुआ उधर, ठीक है ना। तो हम चीजें क्लब कर देते हैं। तो ये चीजें होती है ना, अदर रिसीवेबल्स, अदर पेबल्स, इनके अंदर बहुत सारी चीजें इकट्ठी हुई पड़ी होती है। तो नॉर्मली ऐसी चीजें वहीं पे छुपी पड़ी होती है। तो पहली बात मुनासिब क्या होता? फेस में नजर आता रिसीवेबल फॉर प्लांट, रिसीवेबल फॉर प्लांट जो बेचा है हमने। ठीक है जी, फेस के ऊपर नजर नहीं आना चाहिए क्योंकि बैलेंस शीट बड़े हो गए, वो आप जरा समराइज सी बनाते हैं, चीजें क्लब करते हैं। तो ठीक है, यहां पर लिख देता कि ऑफ विच 1800 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एंड इंक्लूडेड इन, पर जालिम क्या करें, अदर रिसीवेबल। ऐसा लिख देता तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा उसने लिखा नहीं। ये मैंने कल छुपाया था, उसने सवाल में लिखा हुआ था, मैंने छुपा के समझाया था आपको, ठीक है ना। अब रिसीवेबल है, हमें नजर नहीं आ रहा, सॉरी हमें नजर नहीं आ रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है यहीं पे ही पड़ा होगा। इसलिए मैंने कहा था एडजस्टमेंट 2 ने आपको जो है वो एडजस्टमेंट 2 ने आपके अदर रिसीवेबल को हिट करना है, ठीक है। अब अगली बात, ये रिसीवेबल है, करंट एसेट है, बोलो करंट एसेट है, तो इसको एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में आना चाहिए, है ना, ताकि ये ऑपरेशंस का पार्ट बने। क्या मतलब? फिक्स्ड एसेट्स का बेचना खरीदना हमारे नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। अगर ये अदर रिसीवेबल्स के अंदर पड़ा है और पड़ा रह गया और इधर आ गया तो ऑपरेशंस का पार्ट बन जाएगा। मैंने कहा था इससे बचो, इससे मना किया था, ये नहीं होने देना। बल्कि क्या करो, इस रिसीवेबल को अलग करके इसका लेजर बनाओ और बाकियों को लेके जाओ वर्किंग कैपिटल में। वो जो अलग करके लेजर बनाना था, आज इत्तेफाक से वो लेजर हमने पहले बना लिया, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब ये रिसीवेबल फॉर प्लांट इसमें पड़ा है, ये तो डिसाइड हो गया ना। इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे यहां से। क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि इसको उधर नहीं जाने देना, ये ऑपरेशंस का पार्ट बन जाएगा। तो लेस किया हमने रिसीवेबल फॉर प्लांट। इधर देखो, ओपनिंग कितना था? 0, क्लोजिंग 1800, तो ओपनिंग हो गया और क्लोजिंग हो गया। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। पहले लग रहा था बढ़ रहे हैं, ऐसी एडजस्टमेंट हुई कि कम हो रहे हैं। खैर चलें, छोड़ें, ठीक है। तो हमने ये कल सीखा था क्या? इंटरेस्ट रिसीवेबल या इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल, अगर अदर रिसीवेबल बड़ी है तो उसको यहां से निकालो, उसका लेजर बनाओ, ठीक है। यहां से निकालकर जो बाकी स्पार्क साफ रिसीवेबल बचे उनको लेके जाओ उधर। आज एडजस्टमेंट बदल गई, आज इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है, आज रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल नहीं है, बल्कि रिसीवेबल फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, डिस्पोजल किया हमने। अब वो भी ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, बात वैसी ही है, सेम ही है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया? हमने कहा अच्छा अदर रिसीवेबल में ये पड़ा हुआ है, रिसीवेबल फॉर प्लांट पड़ा है, इसको यहां से निकाल लो, इसको निकाल के इसका लेजर बनाओ। वो हमने पहले इत्तेफाक से वर्किंग ऐसे की कि पहले उसका लेजर बना हुआ है, ठीक है। जो बाकी बच गए हैं उनको कहां ले जाओ, कहां ले जाओ? तो हमने कहा जी 800 से 585 अदर रिसीवेबल्स। अदर रिसीवेबल्स कोई तरतीब नहीं है जी, पहले एसेट्स आए फिर लायबिलिटीज आए, पहले लायबिलिटीज आए, जो आता जा रहा है लिखते जाओ। अब बड़े हो गए हम। अदर रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। रिसीवर्स एसेट है, कम हो तो, लेकिन यहां पर रेफरेंस दो, वर्किंग नंबर, बेड नंबर 10 जी 215। अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो यहां पर डेबिट, पॉजिटिव, ठीक हो गया। ये कल जैसी एडजस्टमेंट है। लेकिन अब मजे की बात, ये फिक्स एसेट से रिलेटेड थी ना, तो मैक्सिमम क्या है कि पेबल वाली साइड भी इस तरह की कोई आ जाए तो वो कल वाले सवाल में आ जाएगी और फिर ये एडजस्टमेंट हमारी सिक्योर हो जाएगी। इसके बाद तो फिर बात जाती नहीं, कोई एक आ जाएगी इनमें से, ठीक है ना। अब इस लेजर का और क्या करें, इसका और क्या काम है? इसने हमारे 2 फायदे किए हैं। कैश इसमें से नहीं निकलना क्योंकि ये क्या है? रिसीवेबल है, हाँ, लेकिन इसने हमें 2 फायदे दिए हैं। ये लेजर बनने के 2 फायदे हुए हैं हमें। एक तो हमारा ये कैश सही हुआ है, वरना यहां 4800 लिख देते, 1800 क्या है? रिसीवेबल। एक तो हम इसने हमारा ये कैश सही कर दिया और दूसरा इसने हमारे अदर रिसीवेबल्स को भी सही कर दिया। बाकी अब इसका हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। ये कोई इनकम एक्सपेंस वाला लेजर नहीं है कि इसमें से इनकम एक्सपेंस भी निकलेगा, बस रिसीवेबल था, नहीं रिसीव हुआ, जब अगले साल रिसीव होगा तो इसका कैश इनफ्लो आ जाएगा। और इस तरह के एडजस्टमेंट कल वाले सवाल में देखेंगे, पिछला रिसीवेबल होगा, इंश्योरेंस टाइप रिसीवेबल, और वो इस साल रिसीव होगा तो देख लेंगे क्या करना, ठीक है ना जी। भाई आपका हाथ खड़ा हुआ था, डन है, चलें। अच्छा जी, हाथ तो नहीं खड़ा करना। अच्छा जी, कहां थे हम? एडजस्टमेंट 3 फेवरेट वन। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू, मौजें लगी हुई हैं, किल करो वेव्स, करो किल। डेप्रिसिएशन गिवन है 7, ये वेव्स हैं, इसको किल कर रहे हो। वेव्स कहते हैं मौजों को, किल मतलब मारो। 73500900। प्रॉफिट तक आते आते डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी है? ऐड हो चुकी है। यहां कहीं से ऐड की आवाज आई है। प्रॉफिट की फिगर तक आते आते डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से लेस हो चुका होता है, रिवर्स करते हुए ऐड करें। पूरी बात बोला करें, उस्ताद अतरा ना कर लिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्किंग में नहीं है, 73, ठीक है। मैं कहा शायद डेप्रिसिएशन की समझ नहीं आई, ये भाई ऊपर कर दें। अच्छा जी, सुने एडजस्टमेंट 4 के लिए आपके पास 30 सेकंड है, आपके पास 40 सेकंड है, आपके पास 20 सेकंड है, और बाकी सबके पास 30 सेकंड है। ये सवाल में आज नहीं था, इसलिए आज ब्लैक ही रहने दो इसको।
इतनी जल्दी डन। कल वाली एडजस्टमेंट है ना 100%। अक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से सवाल में बेटा? ये अमीन है, खुदा का खौफ करो यार। एक सवाल के दरमियान में खड़े होकर तुमने पिछले सवाल का सवाल कर लिया। एडजस्टमेंट 2 मैं समझाऊंगा आपको, उसमें वहां का सवाल मैंने करवाना है। वो सवाल है, ये देखो पूरा नोट किया हुआ है आपके लिए, सिर्फ यहाँ पे फिगर्स भरनी है। ये घर से नोट करके लाया था पिछलों के लिए भी। अमीन ऐसे कैसे आपने यार कह दिया? खुदा का खौफ करता है यार, मतलब चुप है। फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1100। इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया उसने, कल की तरह से 100 रुपया गिवन नहीं ना, ठीक है? तो या तो हमें वो इंटरेस्ट रेट बताता, लोन की डेट बताता, हम खुद निकालते, या उसने खुद बता दिया 1100 है, ठीक है? अब अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया तो इसका तो लेजर बनता है, तो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर ओपन किया, ठीक है जी। और सवाल वाले ने क्या बताया है, ये फाइनेंशियल चार्जेस यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस को कहते हैं, ठीक है? फॉर द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर होती है फॉर द ईयर, ठीक है? तो ये 1100 क्या है? एक्सपेंस। 1100 क्या है? एक्सपेंस। अब एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस किस तरफ आता है ये मैं फिर भूल गया, तो कैश से सोचेंगे, एक्सपेंस की पेमेंट करके सोचेंगे। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होता है ना, तो एक्सपेंस के लेजर में कैश डेबिट साइड पे अगर आता है तो फिर एक्सपेंस की फिगर क्रेडिट साइड पर आएगी। और यही सवाल ने हमें बताई हुई है 1100 फॉर द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर होती है, ठीक है? नेक्स्ट एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस। ये क्या होगा? फाइनेंशियल चार्जेस एक्सपेंस के साथ लगा हुआ, एक्सपेंस को एक्रूड कह रहा है तो पेएबल। याद है हम कहा था एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, एरियर, ये बड़े खतरनाक लफ्ज हैं। देखना किसके साथ लगे हैं। अगर एक्सपेंस के साथ लगे तो पेएबल का मतलब देते हैं, और अगर इनकम के साथ लगे तो रिसीवेबल का। अब ये क्या है? चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस, वही इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक्रूड है तो मतलब अच्छा, तो ये कहना चाह रहा था ये इंटरेस्ट पेएबल है, तो सीधा बता देता। ऐसे परेशान किया इसने हमें। इंटरेस्ट पेएबल यानी इंटरेस्ट पेएबल गिवन है एज ऑन 31 दिसंबर 17, क्लोजिंग 112 और ओपनिंग 48, ओपनिंग 48, क्लोजिंग। अब आपको ये भी समझ लग गई है, यहां से निकलना कैश ही है इंशाल्लाह थोड़ी देर में, अभी नहीं, अब एंड भी। चलो बल्कि ये ना, ये दूसरी साइड वाला सफा है ना, ये बाद में ऐसे रह ना जाए, इसको कर ही जाते हैं। हाँ बेटा ये दूसरी साइड है, वो मेरा बोर्ड है, उसको मैं क्लियर कर लूंगा। मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, वैसे तो एंड पे देखता हूँ एक बार, लेकिन ये 9 में भूल जाऊँ, मैंने इसलिए कह रहा हूँ। चलो जी 1036 आप लोग साथ साथ कर सकते हैं पर्चे के अंदर, अगर होता जाए बैलेंस तो फेंकते जाओ फिगर्स, ताकि वो नंबर मिलते जाएं, कहीं भी पेपर छीना जा सकता है। अच्छा हाँ, तो अच्छा है ना, छीनने का मतलब ये कि आप इतना ज्यादा काम कर रहे थे कि आप बिल्कुल एंड पे पहुंच गए और बस आपका ये आखिरी सवाल चल रहा है, उसमें 2-4 जस्ट सब छीन मिले तो कोई बात नहीं। अच्छा अब ये दोनों चीजें मुझे चाहिए, बस कर। दो चीजें फिर हाईलाइट हो चुकी हैं। क्यों? ये प्रॉफिट तक आते आते माइनस हो चुका है। ये एक्सपेंस है, पेमेंट नहीं है। आज तो सामने नजर आ रहा है, एक्सपेंस डिफरेंट होता है, पेमेंट डिफरेंट होती है। एक्सपेंस को रिवर्स करके पेड को लेस करना है, हमने कैश फ्लो बना रहे हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट तक आते आते लेस हो चुका है। आज तो ऐड की बाहरें लगी हुई हैं इधर। इंटरेस्ट एक्सपेंस भाई सवाल में गिवन था, आपने कोई तीर मारा, इसको यहां पे 1100 लिख लो। और अगली बात, इंटरेस्ट पेड आपने निकाला है, कितना निकाला है? 1036 रुपए। तो इंटरेस्ट पेड यहां पर आकर वर्किंग नंबर 13 में कितना? नेगेटिव। डन। अब अगला मसला है, अगर वो कह रहा है इंटरेस्ट पेएबल है तो कितने है, क्योंकि बैलेंस शीट तो सारी हम पोस्ट करके आ रहे हैं। ये अब कल सवाल, इस सवाल की तैयारी कल करवाई थी, तभी होमवर्क में दिया था। कल यही एडजस्टमेंट थी जो मैंने छुपा दी थी, ब्लैक कर दिया था इस तरह से करके, इसको इस तरह से करके इसको ब्लैक किया था। और मैंने कहा था अच्छा अगर ये ना लिखा होता आगे तो कहां पे पड़ा होता, ये मैंने इसलिए सिखाया था, ठीक है ना? पर तुम उस वक्त भी मोबाइल पे लगे होगे। इसका पक्का मोबाइल शब्द करते हैं। घर पे फोन कर दो, अभी आओ मेरे पास, एक बार फोन ऑन करो घर को, फोन बस ठीक है, इसकी अब हार गई है। अच्छा सुने प्लीज, फाइनेंशियल चार्जेस एक्रूड हैं, वो कह रहा है ओपनिंग में भी हैं, क्लोजिंग में भी हैं। अगर हैं तो कहां हैं? फेस पे नजर नहीं आए तो फिर ऑब्वियसली इधर ही पड़े होंगे, क्योंकि ट्रेड पेबल्स स्पेसिफिक चीज है, क्रेडिटर्स को कहते हैं। गुड्स वाले क्रेडिटर्स अलग कर दिए आज उसने, ठीक है? टैक्स लायबिलिटी स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है, बाकी सब स्पेसिफिक इनमें नहीं पड़े हो सकते। अगर होगा भी तो कहां होगा? अदर पेबल्स के अंदर पड़ा होगा, ये तभी तो नजर नहीं आ रहा। वो कह रहा है पेबल है तो सही, ठीक है? अगर पेबल है तो क्या शेयर कैपिटल में पड़ा होगा, शेयर प्रीमियम में होगा, या रिटेन्ड अर्निंग्स में, या लॉन्ग टर्म लोन में, लेकिन सरप्लस में भी हो सकता है। टीपी की तरह जाओ इधर कम से कम, ठीक है? तो इसका मतलब अगर पेबल है, नजर नहीं आ रहा है, तो छुपा हुआ है 680। तो भाई उसने बोला नहीं था सवाल में, लेकिन हमने उससे बोले बगैर भी निकलवा ली थी ये बात। उसके दिल में ये था, उसके दिल में ये बात थी, ठीक है? उसके दिल की बात में पता लग गई। वो कह रहा है रिसीवेबल है, पेएबल है, हम कह रहे अगर है तो किधर है? अब वो चुप है तो हमने कहा फिर इधर ही होगा, अगर है तो, ठीक है? तो ये मरीज नंबर 7 था। इस मरीज नंबर 7 में से हमने जरासीमों को निकाला। इंटरेस्ट पेएबल, भाई चुप कर जाओ ना यार, 48 और क्लोजिंग 112। पाक साफ पाकिस्तान को लेकर जाते हैं जी। नहीं वजह बताता, वजह नहीं बताता यार, 1 मिनट, ये टोटल बता दो। 612, 568, इसको लेकर जाएंगे वर्किंग कैपिटल में,
नाम है इसका एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स, एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स। अब लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए कम हो रही है, यानी डेबिट। तो दूसरा इंपैक्ट कैश पे पड़ेगा कितना, 44, ठीक है जी। लेकिन इसके लिए बताओ ये वर्किंग 7 में फिगर निकाली हमने सही वाली, ठीक है। तो इनके नंबर है ना, अब इसका 0.5 था तो इसका 1 हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो जिसने ये एडजस्टमेंट बगैर भी कर दिया वर्किंग कैपिटल तो आधा तो उसको भी मिल जाएगा, ठीक है भाईजान। ये बात ना मैंने काफी दफा कर ली है, क्या जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लोन लेकर इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना, वो हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। अगर आपने इन एक्रूवल्स के अंदर वो इंटरेस्ट पेबल पड़ा रहने दिया तो वो तो ऑपरेशंस का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर मैंने कहा था सारा ऑपरेशंस है। इसलिए हमने कहा था कि इधर ना शामिल होने दो इस फिगर के अंदर, उसका अलग से लेजर बनता है। जब अलग लेजर बन गया तो फिर यहाँ पे कैसे डबल करोगे, अलग से लेजर भी बनाया और यहाँ पे पड़ा रहने दोगे, यहाँ से निकाल देते जी। आखिरी एडजस्टमेंट भी करवा दो, करवा दी हुई है हमने, इग्नोर, ठीक है जी। चलो सवाल खत्म है जी। 1 ब्लू, शेयर कैपिटल का लेजर और शेयर प्रीमियम का लेजर बैलेंस करें जी। ये तो मैं कर देता हूं, ऊपर वाला भी यही बैलेंस है, नजर आ रहा है। देखें जी क्या हुआ, बैलेंसिंग फिगर आई, मैंने कैश लिख दिया, क्यों? तो शेयर कैपिटल के लेजर में सब कुछ कर लेने के बाद अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आ रही है तो मतलब ओनर घर से पैसा लाए हैं, यानी वो राइट इशू वाली बात ना भी करता तब भी हमें यहां पे आके पता लग जाता कि नए शेयर इशू हुए हैं जिनके अगेंस्ट कैश आया, ठीक है। अब शायद ये कहानी कुछ ऐसी बनी हो कि हमने 2800 रुपए रिसीव किया ना, शेयर कैपिटल में कितने जा रहे हैं 1400, और शेयर प्रीमियम में तो मैंने ये कहा था ना कि आपने जितनी फेस वैल्यू वाला शेयर है उससे डबल प्राइस पे बेचा होगा, यानी 10 वाला शेयर 20 का अगर बेचा तो वो यही एंट्री बन जाएगी। 10 वाला शेयर अगर 20 का बेचेंगे तो 10 रुपए शेयर कैपिटल में, 10 रुपए शेयर प्रीमियम में, समझेंगे ये 140 शेयर्स थे, मिलियन कर लें खुद ही, एक बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मिसाल ली। लेकिन हमें सारी बात की कोई जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एंट्री कर दी। ये एंट्री तो कोई नहीं करनी थी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं कैश फ्लो बना रहा हूं। मुझे ये बता दो कैश कितना आया ओनर्स के घर से, 2800, और वो कहां से मिला है मुझे, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के लेजर्स में से, ठीक है। तो ये शेयर्स जो इशू हुए हैं, इनके अगेंस्ट जो पैसे आए हैं, ये न्यू शेयर्स इशूड लिख दो, शेयर कैपिटल रेज लिख दो, कुछ भी लिख दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इससे सरोकार है कि यहाँ पे आपने 1400 लिखना है और इसके आगे आपने रेफर करना है वर्किंग नंबर 2 को, और फिर आपने 1400 लिखना है और इसके आगे आपने रेफर करना है वर्किंग 3 को, और फिर यहाँ पे टोटल 2800 लिख देना है। और ये कैश इनफ्लो है, ठीक है, पॉजिटिव 2800। कोई मसला है तो पूछिए यार, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पूछा करें। नेक्स्ट आगे जी। अब ये क्वेश्चन नहीं ना, वर्किंग 2 को ऊपर लिख लें नीचे लिख लें, कहीं भी लिख लें यार। अच्छा जी, जी बोले यार, उसको पूछ लेने दो अलग से। जी जी बोले 5000 किस तरफ, क्या डेबिट 4000 है, तुमने 1000 नहीं लिखा हुआ भाई, खोज करो, मोबाइल था उस वक्त सर मेरे पास। ये क्या हो सकता है, रीवैल्यूएशन। अच्छा एक मिनट रुकना, रीवैल्यूएशन हो तो एंट्री क्या होती है, ऐसे डेबिट रिवेन सरप्लस, जो बात होगी करने वाली वो करेंगे, वो तो सरप्लस में क्रेडिट होता है। अच्छा आप कह रहे हो ट्रांसफर की एंट्री, वो एंट्री होती है रिवेन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, इधर तो नहीं आता, वो भी डिविडेंड ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब कुछ शेयर्स बांटे हैं, कुछ कैश भी बांटा है, ठीक है। अब ये क्या निकला हमारे पास, डिविडेंड, जिसकी एंट्री हम क्या किया करते हैं, डिविडेंड पेएबल, ठीक है, डिविडेंड पेएबल। ये मैं कह रहा हूं कि ये शायद क्या यकीनन अब तो पता लग गया, ये कैश डिविडेंड है, ठीक है ना। इंक्रीमेंटल डेफिसिट की बात थोड़ी देर पहले की थी जब आप मुस्कुरा रहे थे, सिंगल को हो जाए, मैंने कहा था वो होती तो इधर डेबिट होकर इधर क्रेडिट होता, डेबिट साइड में नहीं आ सकता था, ठीक है। तो ये इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, सोचते रहो बेशक बैठ के, ओके। और ये मैंने कहा ये कैश है। अब एक एडिशनल बात करना चाह रहा हूं जो इस सवाल के अंदर रेलेवेंट नहीं है, वो क्या है, जो कैश डिविडेंड है उसकी एंट्री मैंने आपको क्या सिखाई थी, ये अगले सवाल की तैयारी है, किसी अगले सवाल की, ठीक है ना, इस सवाल के अंदर नहीं है, ओके, तैयार हो जाए। तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। मैं डिविडेंड पेएबल का लेजर एवं ही ओपन कर रहा हूं, ठीक है, और एंट्री पोस्ट करवाओ इसमें मुझे, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, कितने से जी। अच्छा अब अगली बात, सवाल में कहीं डिविडेंड पेएबल नजर आ रहा है। खुशी की बात यह है कि डिविडेंड पेएबल कहीं छुपाएगा नहीं, अगर छुपाएगा तो बताएगा, वैसे छुपा नहीं सकता, कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है डिविडेंड पेएबल को फेस पे दिखाना होता है, तो वो छुपेगा नहीं। ये ऐसी चीज है कि ये छुपने वाली नहीं है, हाँ है, वो बताता हूं मैं, ठीक है। तो अगर डिविडेंड पेएबल है तो सवाल के अंदर दिखेगा, नहीं तो कम से कम उसको बताना पड़ेगा, खैर वो नजर आएगा, बैलेंस शीट के फेस पे नजर आएगा। अब हमारे सवाल में बैलेंस शीट में कहीं डिविडेंड पेएबल का लफ्ज नजर आया, तो मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग भी 0 है और क्लोजिंग भी 0 है, मतलब जितना डिविडेंड था वो सारे का सारा पे कर दिया गया है, क्योंकि डिविडेंड पेएबल की एंट्री होती है ना, डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। ये आज वाले सवाल में जरूरत नहीं थी, पिछले 2 दिन से यही करते आ रहे हैं कि जो ड्राइंग के डिविडेंड की फिगर देता है वही क्या मैं कह देता हूं डिविडेंड पेड, आज भी वैसे ही कह रहे हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यहां पर आ जाता कि 100 रुपया ओपनिंग है और 350 रुपये क्लोजिंग है, तो ये फिगर बदल जाती ना, बदल जाती, बोलो। इसका मतलब ये कुछ
अनाउंस किया हमने, कुछ ले गए, कुछ अभी बाकी हैं लेने वाले, कुछ पुराने पड़े हुए थे वो भी ले गए हो शायद, और कुछ इनमें से भी बच गए हो, ठीक है। तो फिर पेड और डिविडेंड पेबल की फिगर डिफरेंट, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग में तो डिविडेंड पेबल डेबिट होकर इधर आ गया, लेकिन डिविडेंड पेड जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना है वो इस लेजर से निकलेगा। फिर किसी दिन होगा ऐसा, आज तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आज ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन नहीं थे, ठीक है। तो असल में ये काम हम 2 दिन से कर रहे हैं। जब तक डिविडेंड पेबल ना आए ये लेजर कभी नहीं बनाना, डायरेक्ट ही लेके जाया करोगे आप। जो डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट हुआ, कोई डिविडेंड पेबल का लेजर नजर नहीं आ रहा, तो मतलब सारा क्या हो गया, पेड, तो बस उसी को ले जाओ। और अगर खुदा ना खास्ता कभी सवाल के अंदर डिविडेंड पेबल नजर आ जाए बैलेंस शीट बनाते हुए, वो भी नजर आ जाएगा, उसका भी लेजर ओपन हो जाएगा, उसका ओपनिंग क्लोजिंग भी आ जाएगा। अब जो रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करके डिविडेंड पेबल को क्रेडिट करोगे तो वो यहां पे लाके फिर उसमें से कैश निकालना। लेकिन आज ये वर्किंग क्या है, एमए, ठीक है, क्योंकि आज मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। ये 4000 ही जो डिविडेंड है ये पेबल भी है और यही पेड भी है, क्योंकि डिविडेंड पेबल का जिक्र सवाल में नहीं है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया किसी अगले सवाल के लिए, ठीक है। तो ये डिविडेंड पेड आ गया, वर्किंग एमए कर लिया, दिल तो करता है वही रेफर कर दूं, है डिविडेंड पेबल, ठीक है जी, वर्किंग एमए रेफर कर रहा हूं, और डिविडेंड पेबल नहीं, इधर सॉरी, इधर क्या आता है, डिविडेंड पेड वर्किंग एमए। ये आपके लिए सिर्फ, बच्चे में ये वर्किंग करनी ही नहीं है, कर देना तो रेफर ना करना, एमए ना लिख के आना, ठीक है जी। कितना आ गया, 4000 आउटफ्लो, ठीक है। यानी यहां से डिविडेंड डेबिट करके पहले हमने डिविडेंड पेबल वर्किंग एमए में क्रेडिट किया, जिसकी जरूरत नहीं थी आज, लेकिन कल के लिए करवाई, और फिर यहां से बैलेंसिंग फिगर निकली डिविडेंड पेड की, वो उठा के ले आए हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। इंशाल्लाह कल उम्मीद आएगी जिसमें, ओहो सवाल तो खत्म हो गया होगा, हम तो बैलेंसिंग कर रहे थे जी। रिटेन्ड अर्निंग हो गया बैलेंस, चलो नेक्स्ट क्या है, सरप्लस। ये तो मैं भी बैलेंस कर लूं, इजाफा हो रहा है, मतलब इस साल रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है, ठीक है। तो पीपीई डेबिट सरप्लस क्रेडिट ये वो वाली चीज है, ठीक है। कितना, 4000, शुक्र है यहां लिख लिया, अगर ये ना लिखते तो कैश में ये शामिल हो जाना था, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस वर्किंग नंबर 5 में जो निकाला है हमने वो यहां लाए। अब जहनों में सवाल पैदा होता है, कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा। अच्छा, 2 चीजें हो सकती हैं, एक ये लैंड है जो रिवैल्यू हुआ है, तब भी कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं आती। दूसरा, ज्यादा ऑब्वियस बात, ये रेंट पे शायद रिवैल्यूएशन हुई हो, साल के पहले दिन देखो ना 0 है, ड्यूरिंग द ईयर ही रिवैल्यूएशन हुई है, तो फिर शायद वो ये रेंट पर ही हुई होगी। अगर ये रेंट पे हुई है तो फिर ट्रांसफर वगैरह तो अगले साल शुरू होगा। जो भी असम्पशन ले लो, बस इस तरफ सोचने की जरूरत नहीं कि हम कहीं से फिगर निकालें, हम क्यों निकालें भाई, नहीं है तो नहीं है। आप असम्पशन क्या, आपने सोचना तो सोचे, मेरे तो काम में सोचने की जरूरत नहीं है। बैलेंस इस तरफ निकल आया है, मुर्तजा को जगा के बताओ, बैलेंस इस तरफ निकल आया है, बस वो आपका बैलेंस है। कल इस तरफ उसने इंक्रीमेंटल एक्शन आपसे निकलवाई थी ना बैलेंसिंग, तो उसने सरप्लस की फिगर खुद बताई थी, इसीलिए डाटा दिया हुआ था, ठीक है ना। खैर हो गया जी सरप्लस क्लीन, आगे चलो। 900 रुपये है जी, डेबिट साइड पे आ रहा है, मतलब पे हुआ है, तो लोन रीपे हो रहा है, ये कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन रीपेड, वर्किंग नंबर सही वाली जी, 900 आपने निकाला, आउटफ्लो है। नेक्स्ट, अदर पेबल्स वाला ये काम तो हमने कर लिया। टैक्स एक्सपेंस भाई कब से खप रहे थे, चलो कर ही लें अब ये काम भी, इन वाला भी। बैलेंसिंग जी 27, अच्छा अब एक्सपेंस को रिवर्स करके कैश को माइनस करेंगे, प्रॉफिट तक आते आते टैक्स एक्सपेंस माइनस हो चुका है, ठीक है। वरना इंटरेस्ट जैसा ट्रीटमेंट ही होता है इसका भी, वैसे ही लेजर बना था इंटरेस्ट एक्सपेंस जैसा। इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड करके इंटरेस्ट पेड को लेस किया है, तो टैक्स को भी ऐड करके टैक्स एक्सपेंस को टैक्स पेड को लेस करते हैं, अगर हम पैड से शुरू किए हुए होते। लेकिन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पीबीटी, इसलिए टैक्स तक ये पीबीटी तक आते आते टैक्स माइनस हुआ ही नहीं है कि हम ऐड बैक करें, ठीक है। तो फिर सिर्फ क्या करेंगे, वर्किंग नंबर 8 में कितना, 2795, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपका पीपीई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके नंबर मिलेंगे, यहां से आपको कैश की फिगर बैलेंसिंग मिलेगी 14150। एडिशन इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वर्किंग नंबर 9, 14150। पॉजिटिव या नेगेटिव भाई, एसेट खरीदें तो पैसे लगते हैं, कैश जाता है, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। नेक्स्ट हो गया जी, उसके बाद फिर तसल्ली कर ले, एक सफाई इधर भी वर्किंग्स का है ना, ये इनमें से ये सभी हो गए, डिस्पोजल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कैलकुलेटर्स आउट हो जाने चाहिए आप। देखो मैंने आज वक्त बचा लिया, ब्रेक देंगे, सीधा इधर आए, ये माइनस है जी 12। बेटा बातें सारी पूछा करो, लेकिन जब कुछ काम चल रहा हो ना उसका वेट किया करो प्लीज, ठीक है। 12401 पॉजिटिव है, अच्छा उसके बाद इसका टोटल करें 11150 निगेटिव है, उसके बाद 2100 ये भी निगेटिव है। अब तो उसे अपने कैलकुलेटर पे लिखें, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेट करें इनको, 840 नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद आज मुझे किसी की जरूरत नहीं, आज वर्किंग मेरे पास ही है, ठीक है। आज मैं मिटने भी नहीं दूंगा आप लोगों के साथ थोड़ी। अब यहां तक पहुंच गए, अब हमने क्या करना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इसमें ऐड करना है 3204, और उसके बाद फिर आप लोग जाएं, बस मैं इधर ही हूं, नहीं मैंने भी और सवाल करवाना है जी, आंसर बताएं। 23
ये 2355 को आपने पर्चे में चेक तो करना है, नजर तो आ जाएगा, मैच नहीं होगा, कभी उम्मीद है, परेशान नहीं होना। एक बार सिर्फ चेक करना है, कोई टोटल तो गलत नहीं हुआ, ऐसे 1-2 मिनट में अगर नजर आ जाए तो ठीक, वरना आगे बढ़ो। इसको ढूंढने बैठोगे ना तो शायद एक नंबर निकाल लो 20 मिनट लगा के, लेकिन उस 20 मिनट में अगले सवाल के 15 नंबर जाया कर दोगे। कभी भी नहीं करना ये काम। जैसे उस्तादों ने आपको इंट्रो में सिखाया था ना, बैलेंस शीट टैली ना हो, एक नजर डाल लो, कोई चीज स्किप तो नहीं कर गए, 1-2 मिनट में नजर आ जाए, नहीं नजर आए तो आगे चलो, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आप स्कोर कर चुके हो, ठीक है ना। कोई एक छोटी सी चीज प्लस की जगह, यहां पे प्लस की जगह माइनस हो गया, अब वो ढूंढते ढूंढते पता नहीं कितनी देर लग जाए, नंबर उसका शायद वो वैसे ही आधा दे दे, यार लगता है साइन गलत हो गया उसका। एक बात कर रहा हूं, ठीक है, एक बात कर रहा हूं, वरना एक नंबर कटेगा और टाइम कितना लगा उसको ढूंढने का, तो मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर चुके होते हैं। ये बैलेंस पर्चे में नहीं हो तो बस शुक्र अल्लाह का करना और आगे बढ़ जाना, इस पे शुक्र करना, और अगर बैलेंस हो जाए तो सब्र करना, अफसोस करना, लेकिन फिर भी आगे चलना, ठीक है। उसको यानी कि खुश होना है कि इस पे बैलेंस ना हो, इतने कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप लोगों को कि मैक्सिमम मार्क्स हम ले चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम पार्ट 2 शुरू कर दें आप।